हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो टेट में पूछे जा चुके हैं कई बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन ए है प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन बी है विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सी है शारीरिक सीमा और ऑप्शन डी है ज्ञान की सीमा। तो यहाँ अधिगम के पठार की बात कही गई है। अधिगम का पठार क्या होता है? जब सीखने की मात्रा और समय के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो वहाँ पे हमें वक्र रेखा प्राप्त होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अधिगम वक्र रेखा। अधिगम वक्र रेखा में कभी कभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ भाग में बिल्कुल भी उन्नति नहीं होती, वो एकदम स्ट्रेट पाया जाता है। तो जिस जगह पे उन्नति नहीं होती है, सीखने की क्षमता में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, तो उस लाइन को हम अधिगम का पठार कहते हैं। तो अधिगम का पठार किससे संबंधित है और कौन सा कारण नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन में जो प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा दिया है, तो इसमें ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी प्रेरणा, ज्ञान, शारीरिक सीमा, रुचि, उत्साह, वातावरणीय और जो अधिगमकर्ता की आवश्यकता होती हैं वो सभी अधिगम के पठार से रिलेटेड होती हैं और वो कारण हो सकती हैं सीखने पे, लेकिन विद्यालय का असहयोग ये से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है गेट्स व अन्य, ऑप्शन बी है मॉर्गन और गिललैंड, ऑप्शन सी है BF स्किनर, ऑप्शन डी है क्रॉनबैक। तो यहाँ पे अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये डिफिनेशन दी है गेट्स व अन्य के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है? ऑप्शन ए है व्यक्तित्व का, ऑप्शन बी है बुद्धि का, ऑप्शन सी है पढ़ने की क्षमता का और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर इस प्रकार का सफल परीक्षण किया, जिसका नाम स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण था। तो ये बुद्धि का मापन करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन ए है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन बी है यूंग, ऑप्शन सी है मन और ऑप्शन डी है आलपोर्ट। तो यहाँ अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण यूंग ने किया है और यूंग ने उभयमुखी व्यक्तित्व के बारे में भी बताया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए है आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ऑप्शन सी है शारीरिक तत्व, ऑप्शन डी है वंशानुगत तत्व। तो यहाँ सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अब सामाजिक विकास कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। सामाजिक विकास को अगर समझें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, एडजस्टमेंट करता है और सभी परिस्थितियों में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी समझता है और साथ ही व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप ही व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी और कुशल नागरिक बन जाता है। तो इस प्रकार जो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है वो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन में आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी है निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन सी है परस्पर संबंध का सिद्धांत और ऑप्शन डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पे निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सभी आपके विकास के सिद्धांत हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। इसके अलावा जो विकास के सिद्धांत हैं, वंशानुगत तथा वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत और विकास क्रम का सिद्धांत, ये सभी विकास के सिद्धांत हैं और इन्हीं के बेस पे विकास को डिफाइन भी किया गया है, सिद्धांतों के बेस पे। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, या कथन किसने दिया? ऑप्शन ए है गैसल, ऑप्शन बी है हरलॉक, ऑप्शन सी है मेरेडिथ और ऑप्शन डी है डगलस और हॉलैंड।
तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन दिया है हरलॉक ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और इन्होंने बताया है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक की चलने वाली एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और प्रत्येक अवस्था दूसरी अवस्था को प्रभावित भी करती है। तो इस तरीके से परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नई नई विशेषता और नई नई योग्यताएं भी प्रकट होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पे 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की गई है। तो मूल प्रवृत्तियाँ मैकडूगल ने बताई हैं और इन्होंने ही 14 संवेगों के बारे में भी बताया है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने और उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उसमें संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने के लिए प्रबल इच्छा उत्पन्न करने के लिए बाध्य करते। मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। इन्होंने शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और साथ ही 14 संवेग भी बताए हैं। हर मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग संबंधित है इसकी पूरी एक लिस्ट इन्होंने बनाई है। तो यहाँ पे 14 प्रकार से जो वर्गीकृत किया गया है वो मैकडूगल के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, ऑप्शन बी है अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी है बहुअनुक्रिया का नियम, ऑप्शन डी है प्रभाव का नियम। तो यहाँ सीखने के नियम जो आपके सामने जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के द्वारा कुछ नियम बताए थे और इन्होंने नियम 2 पार्टों में डिवाइड किए, मुख्य नियम और गौण नियम जिसको सेकेंडरी नियम भी कहते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों ही मुख्य नियम हैं। वहीं बहुअनुक्रिया का नियम सेकेंडरी नियम या गौण नियम में आता है, तो यहाँ पे मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो सेकेंडरी नियम इन्होंने बताए हैं उसमें 4 नियम है, बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, ये चारों सेकेंडरी है और मुख्य वाले में 3 नियम हैं इनके, तत्परता का, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन सी है आर्मी अल्फा परीक्षण और ऑप्शन डी है चित्रांकन परीक्षण। तो यहाँ पे डॉक्टर एस जलोटा पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इन्होंने 1963 में एक परीक्षण बनाया जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा और इस पर यहाँ पे डॉक्टर एस जलोटा द्वारा जो परीक्षण बनाया गया उसका नाम है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है स्पीयरमैन, ऑप्शन सी है स्टर्न, ऑप्शन डी है अल्फ्रेड बिने। तो बुद्धि के कई नियम हैं, तो यहाँ पे द्विकारक की बात की गई है। तो द्विकारक का जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया है 1904 में और इन्होंने जो बुद्धि को बताया है कि बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी होती है, एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है। जी फैक्टर सामान्य योग्यता कारक और एस फैक्टर जिसे हम विशिष्ट योग्यता कारक कहते हैं। तो बुद्धि का द्विकारक जो सिद्धांत है वो दिया है स्पीयरमैन ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है पूर्व किशोरावस्था और ऑप्शन डी है मध्य किशोरावस्था। यहाँ पे ऑप्शन सी है पूर्व किशोरावस्था जिसकी एज होती है 12 से 14 साल और इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबलता बहुत तेज़ी से होती है क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत तेज़ी से चेंजेस होते हैं जिसके कारण बच्चे स्वतंत्र रहने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि जो बड़े हैं वो उनके मार्ग में कुछ ना कुछ रुकावट डाल रहे हैं। इसी वजह से इनके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति है वो पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, ऑप्शन बी है वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु, ऑप्शन सी है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 और ऑप्शन डी है वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है उसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
और स्टर्न और कुहल मॉन ने 1912 में बुद्धिलब्धि, जिसे कि संक्षेप में हम IQ भी कहते हैं, इसका प्रतिपादन किया। और टर्मन ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का जो गुणा करके बुद्धिलब्धि संप्रत्यय को विकसित किया। कभी कभी ऑप्शन में आपको MA/CA/100 इस टाइप का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो MA है आपका मेंटल एज और C है क्रोनिकल एज। तो यहाँ पे IQ इक्वल टू MA/CA/100 होता है। तो ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, वह क्या कहलाती है? तो अभी पहले भी हम एक क्वेश्चन में देख चुके हैं अधिगम के पठार में, जहाँ पे जब हम सीखने में और समय में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहाँ पे एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे सीखने में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी उन्नति नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम का पठार। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं, ऑप्शन A सीखने का वक्र, ऑप्शन B है सीखने का पठार, ऑप्शन C है स्मृति और ऑप्शन D है अवधान। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा सीखने का पठार होगा। तो ऑप्शन B आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन A है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन B है विकास का सिद्धांत, ऑप्शन C है व्यक्तित्व का सिद्धांत और ऑप्शन D है अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन D अधिगम का सिद्धांत से रिलेटेड है कोहलर। और कोहलर के जो सिद्धांत हैं उसको हम कई नामों से भी जानते हैं, जैसे सीखने का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, गेटॉल्ट अधिगम सिद्धांत, या इसी सिद्धांत को हम पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, ये कई नामों से ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पे किया और देख, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए है समझ, ऑप्शन बी है अनुप्रयोग, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता, ऑप्शन डी है समस्या समाधान। तो यहाँ पे शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, या जिसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल भी कहते हैं, इसका प्रयोग क्रिएटिविटी को सुधारने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शेष भिन्न है? इनमें आपको देखेंगे आप 4 सिद्धांत दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सी है ड्राइव डिडक्शन सिद्धांत और डी है सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे चारों जो सिद्धांत दिए उनमें से कौन भिन्न है, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पे अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी क्या है? ये है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है। तो यहाँ पे जो भिन्न है वो आपका है ऑप्शन सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। यहाँ पे ये तीनों ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है और ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत लर्निंग से रिलेटेड सिद्धांत है। तो आपका यहाँ पे पूछा गया था कौन सा भिन्न है, तो यहाँ पे ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो वह किस प्रकार का उदाहरण होगा? ऑप्शन ए है आपका क्षैतिज अधिगम अंतरण का, जिसको अंतरण या स्थानांतरण भी कहते हैं। ऑप्शन बी है उधर अधिगम अंतरण, ऑप्शन सी है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण और डी है कोई भी अधिक अंतरण नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण या स्थानांतरण, क्योंकि इसमें एक परिस्थिति में जो सीखा हुआ उसका ज्ञान है, जो उसने एक्सपीरियंस लिए हैं, जो ट्रेनिंग उसने ली है, उसका यूज़ वो अन्य परिस्थिति में भी कर रहा है। तो पहले वो साइकिल चलाना सीखा था उसने और अब वो बाइक चलाना सीख रहा है, तो यहाँ पे अपने प्रीवियस नॉलेज को भी यूज़ कर रहा है बैलेंसिंग के लिए। तो यहाँ पे जो परिस्थितियों का यूज़ इसने किया है उसके अकॉर्डिंग ये ऊर्ध्वाधर अधिगम अंतरण कहलाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सामाजिक बुद्धि, ऑप्शन बी है संवेगात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक बुद्धि और ऑप्शन डी है सामान्य बुद्धि। तो यहाँ पे गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित, इन्होंने बताया कि संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की और दूसरों की भावनाओं तथा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। इनका जो पूरा नाम है वो डेनियल गोलमैन है और इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि नाम की एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें से पूरा जो उन्होंने फोकस किया है वो संवेगात्मक बुद्धि पे फोकस किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका के गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी 23।
जो सामान्य मानव कोशिका के गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है। तो यहाँ पे जोड़े पूछे गए, तो जोड़े क्या हो जाएंगे, 23 जोड़े। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया? ऑप्शन ए है कॉल एवं ब्रूस, ऑप्शन बी है ड्रेवर, ऑप्शन सी है डिहान, ऑप्शन डी है क्रो एंड क्रो। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह डेफिनेशन दी है क्रो एंड क्रो। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण किसमें होता है? ऑप्शन ए है इदम, ऑप्शन बी है अहम, ऑप्शन सी है पराहम और ऑप्शन ए है परिस्थितियों में। तो यहाँ फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो अंतरीकरण होता है वो परा अहम में होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत के दो इन्होंने संप्रत्यय बताए, एक चेतन, अर्धचेतन व अचेतन तथा इदम अहम व पराहम। फ्राइड की जो व्यक्तित्व संरचना थी उसमें उन्होंने इदम अहम और पराहम के बारे में बताया है। इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व देते हुए उन्होंने बताया कि जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ समन्वित होकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समन्वय या एडजस्टमेंट कर पाता है। फ्राइड के अनुसार जो इदम है, जिसको इड कहते हैं, व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति करने के लिए प्रयास करने हेतु उकसाता है, जबकि पराअहम, जिसको सुपर ईगो कहते हैं, वो सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। एवं अहम में, जिसको ईगो कहते हैं, इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे पराअहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मूल्यों का जो अंतरीकरण होता है वो पराअहम द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ऑप्शन ए है स्प्रेंजर, ऑप्शन बी है कैनन, ऑप्शन सी है क्रेस्मर और ऑप्शन डी है युंग। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, क्रेस्मर। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा जो की गई है वो क्रेस्मर द्वारा दी गई है। क्रेस्मर ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम फिजिक एंड कैरेक्टर है और इसमें शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। तो इन्होंने 3 टाइप्स बताए हैं। तो यहाँ पे ग्रंथियों के आधार पे जो प्रकार बताए गए हैं वो क्रेस्मर द्वारा बताए गए हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए है टिचनर, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है मैकडूगल और ऑप्शन डी है वुंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वुडवर्थ, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी यूनानी शब्द है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। इसका जो अर्थ है वो है आत्मा का अध्ययन। लेकिन जब इसका चेंजेस हुआ तो सभी मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे बदलाव किए और अपने अपने कुछ व्यूज़ दिए। उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बताई गई वुडवर्थ के अनुसार वो ये बताई गई कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर पुनः इसे चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो यहाँ पे व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है वॉटसन, ऑप्शन बी है मैस्लो, ऑप्शन सी है कोहलर, ऑप्शन डी है पावलोव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है बाय नेम, आवश्यकता के पदानुक्रम का सिद्धांत। तो ये आपका मैस्लो ने दिया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, मैस्लो। इनका जो पूरा नाम है वो है अब्राहम मैस्लो। इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1954 में। इसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत या अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व को या अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। मैस्लो ने मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया है और उसके अनुसार उन्होंने बताया है कि शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक समान और आत्मानुभूति, ये सभी चीज़ों को मिला के उसकी आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य की, और उन्हीं के अनुसार इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत इसका नाम दिया। तो मैस्लो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता
बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन बी है पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन सी है पश्चात पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था आपका करेक्ट आंसर है। कोहलबर्ग, जिनका पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और बताया कि जो नैतिक अवस्थाएं होती हैं वो 3 इसकी स्तर हैं या 3 अवस्थाएं इसकी, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर। तो यहाँ पे पूर्व परंपरागत अवस्था बालकों में नैतिक बाह्य कारकों के लिए उत्तरदायित्व होती है या बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन बी है अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और ऑप्शन डी है परिपक्वता का सिद्धांत। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी आपके जो तीनों ऑप्शन दिए हैं, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत, ये सभी भाषा विकास के लिए संबंधित हैं। बालक अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने में इन सभी सिद्धांतों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो आपका अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? ऑप्शन ए है नामिक, ऑप्शन बी है अनुपात, ऑप्शन सी है क्रमिक, ऑप्शन डी है अंतराल। तो यहाँ पे जो मापन स्तरों की मापने के लिए जो सबसे अच्छी विधि है वो है अनुपात विधि। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है और इसमें मापन की त्रुटि में जो संभावना होती है वो बहुत कम होती है। तो ये सबसे अच्छी विधि है अनुपात विधि। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है रोस्ट्रा शाही धब्बा परीक्षण, ऑप्शन बी है टैट TAT, ऑप्शन सी है शब्द सहचर्य परीक्षण और ऑप्शन डी है 16PF परीक्षण। तो यहाँ पे प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, वो है 16PF। यहाँ आपकी सभी व्यक्तित्व परीक्षण है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि व्यक्तित्व के प्रक्षेपी परीक्षण। तो यहाँ पे रोस्टा स्याही धब्बा परीक्षण, टैट और शब्द सहचर्य परीक्षण, ये तीनों ही प्रक्षेपी परीक्षण है और जो 16PF परीक्षण है वो इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ऑप्शन ए है दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी है तर्कशास्त्र, ऑप्शन सी है नीति शास्त्र और ऑप्शन डी है भौतिकी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। मनोविज्ञान या साइकोलॉजी पहले फिलॉसफी से रिलेटेड थी, दर्शन शास्त्र से। तो यहाँ पे मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो ये आपका दर्शन शास्त्र से संबंधित है। पहले ये दर्शन शास्त्र में रिलेटेड था, उसके बाद ये अलग हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। आई होप आपको लर्न भी हो गए होंगे। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।